हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ARR, जिसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे पेबैक मेथड, जिसे हम कहते हैं PB मेथड। ये भी क्या है, टेक्निक है किसी कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, पेबैक मेथड क्या है। पेबैक मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है। हमारा ARR भी क्या था, ट्रेडिशनल मेथड था। बस एक डिफरेंस क्या था, जो ARR था किस पे बेस्ड था, वो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड था, और जो पेबैक मेथड वो हमारा किस पे बेस्ड है, कैश फ्लो पे बेस्ड है। ठीक है, एक डिफरेंस इसमें ये है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट मेथड दो तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, जिसमें हमें जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो हर साल में इक्वल इक्वल आ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको डिवाइड करना आपको कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो से, तो आपका निकल के आ जाएगा पेबैक मेथड। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी आपने 60,000 की। ठीक है, और जब आपका एनुअल कैश फ्लो मीन्स मान लो 8 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की थी किसी प्रोजेक्ट में 60,000 की, और आपको हर साल 12,000 आपको कैश जो फ्लो है वो जनरेट हो रहा है इक्वल इक्वल। तब क्या करोगे, सर कितना हो रहा है, 12,000 इक्वल इक्वल हो रहा है, तब क्या कर दोगे 12,000 से डिवाइड, तो कितना आएगा ये 5 ईयर्स। ठीक है, क्या है ये 5 ईयर्स। तो ये क्या हमारा पेबैक मेथड में से किस में निकलेगा, ईयर्स में निकलेगा। ARR किस में निकलता था, ऑलवेज परसेंटेज में कैलकुलेट होता था, बट जो पेबैक मेथड है वो हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अगर हमारा इक्वल इक्वल नहीं है तो हम पहले CF निकालते हैं, इसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं हमारा PB मेथड। तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग में पेबैक मेथड। अब इससे कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले कि इजी मेथड है, कि इजी मेथड हम इजीली अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, हम इजीली कैलकुलेट भी कर रहे हैं, तो क्या है इजी मेथड है। सेकंड है इट हेल्पफुल इन appropriate फॉर द फर्म सफरिंग फ्रॉम द लिक्विडिटी। जो एक फर्म लिक्विडिटी से सफरिंग कर रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन्स कि कोई भी फर्म के पास अगर कैश की शॉर्टेज है तो वो पेबैक मेथड को यूज़ कर सकती है कि उसे कितने टाइम बाद जो उसे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितनी जल्दी उसे उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो जितनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी उतनी जल्दी उसे कैश वापस मिल जाएगा, तो वो अपने जो कैश की शॉर्टेज वहाँ पर क्या कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। तो वो क्या है, एप्रोप्रिएट फॉर फर्म सफरिंग फ्रॉम द लिक्विडिटी। ठीक है, और इम्पोर्टेंस टू शॉर्ट टर्म अर्निंग, इसने किसको इम्पोर्टेंस है, इसने शॉर्ट टर्म अर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया है, इसने जो लॉन्ग टर्म अर्निंग इसने इग्नोर किया। अब इससे कुछ एडवांटेजेस है तो इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगी। इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसने भी टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया। जैसे ARR मेथड ने भी टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया था, उसने हर एक को इक्वल वेटेज दी थी जितनी भी अर्निंग हो रही है। इसी तरीके से इसने भी हर एक को इक्वल वेटेज दिया है, इसे टाइम को कंसीडर नहीं किया। मैं 1 साल बाद इतनी हो रही है, मैं 2 साल बाद इतनी हो रही है, तो क्यों हो रही है, टाइम को तुम कंसिडर करेंगे ही, इसने वो कंसिडर नहीं किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट डजेंट गिव द एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन इन केस ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसमें हम PB मेथड को यूज़ ही नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट रिजेक्ट बता ही नहीं सकते। अगर एक ही है हमारे पास तो हम कैसे बताएं इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर दो हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हम कंपैरिजन तो एटलीस्ट कर सकते हैं उनके बीच में कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल, हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। जो बेनिफिशियल है उसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो बेनिफिशियल नहीं है उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो हमारे लिए वो यूजफुल ही नहीं होगा। और एक प्री डिटरमाइंड जो डेट हमें एक फिक्स करनी पड़ती है एक्चुअल को टारगेट के साथ कंपैरिजन करने में, उसमें भी डिफ़िकल्टी आती है। अगर एक ही प्रोजेक्ट है मान लो, पर अगर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक टारगेट रेट है, तो फिर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, एक है कि इट इग्नोर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, इसने प्रॉफिट को इग्नोर किया है, इसने सिर्फ कैश फ्लो को ध्यान में रखा है कि हमें हर साल कितना कैश फ्लो आ रहा है, हमें इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। जो प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से उसने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया PB मेथड ने। ठीक है, और इट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, सिर्फ हम ईयर्स में कैलकुलेट कर दे जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है और जो हमारा कैश फ्लो आ रहा है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की इसने बात ही नहीं की। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या किया इसने इग्नोर किया। तो ये क्या थे इसके डिसएडवांटेजेस थे।
एडवांटेजेस दोबारा रिपीट करते हैं। एडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। एप्रोप्रिएट फॉर द फर्म लिक्विडिटी, अगर वो लिक्विडिटी की फर्म मतलब कोई भी फर्म अगर लिक्विडिटी की पोजीशन सफ़र कर रही है उसके लिए वो यूज़फुल है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस टू शॉर्ट टर्म अर्निंग को क्या क्या इम्पोर्टेंस दी है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि इसने टाइम वैल्यू को इग्नोर किया है। It doesn't give the accept reject decision in case of single project. It ignore the cost of capital और it ignore the profitability of a project. इसने इन सबको इग्नोर किया है। तो ये 4 तरह के पॉइंट्स से जो इसकी क्या थी डिसएडवांटेजेस थी। आई होप आपको क्लियर हुई होगी क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है इस मेथड की पीबी की और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पेबैक मेथड। पेबैक मेथड का हम ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। कौन सा है, यहाँ पे देखो जो ये है इन्वेस्टमेंट हमने करी है 80,000 की, ठीक है। उसमें जो CFAT है मीन्स कैश जो फ्लो है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स है। जब भी हम पेबैक मेथड कैलकुलेट करेंगे हमेशा जो कैश फ्लो होगा वो आफ्टर टैक्स होना चाहिए, बट बिफोर डेप्रिसिएशन हमेशा होना चाहिए। हम हमेशा यही लेंगे। तो कितना है, 6 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, 32,000 एंड 45,000। ये 6 ईयर का कैश फ्लो है। अब ये देखो जो कैश फ्लो हो रहा है वो हर साल सेम हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, हर साल डिफरेंट हो रहा है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें अब ये देखो ईयर लिख दिया हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। हमने CFAT एज इट इज़ कॉपी पेस्ट की है, 8,000, 20,000, 14,000, 30,000, 32,000 एंड 45,000। हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव CFAT निकालेंगे। जब भी हमारा कैश फ्लो हर साल सेम नहीं होगा तो हम हमेशा कम्युलेटिव CFAT कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या करोगे आप लोग, जो कम्युलेटिव निकाल लोगे, इससे आप ध्यान होगा आपको, आप स्टैट में भी निकालते थे, स्टैट में जब आप मीन कैलकुलेट करते थे आप उसमें भी निकाला करते थे कम्युलेटिव, उसी तरीके से इसमें निकलेगा। फर्स्ट तो 8,000 आप उसको एज इट इज लिखोगे, फिर 8,000 में 20,000 प्लस करोगे तो कितना आएगा 28,000, फिर 28,000 में 14,000 प्लस करेंगे आएगा 42,000, 42,000 में 30,000 प्लस करेंगे आएगा 72,000, 72,000 में 32,000 प्लस करेंगे तो आएगा 1,04,000 एंड 1,04,000 में प्लस करेंगे 45,000 आएगा 1,49,000, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें आप आगे वाला ऐड करते जाओ, CFAT आपका कम्युलेटिव CFAT कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये देखो हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, हमने इन्वेस्टमेंट करी है 80,000 की। अब जो कम्युलेटिव हमने निकाला है उसमें चेक करो हमारा 80,000 कहाँ तक कवर हो रहा है। हमारा 80,000 हो रहा है, 72,000 हमारा कवर हो रहा है 80,000 में से 4th ईयर तक, ठीक है। बचा कितना हमारा 80,000 में से 72,000, 8,000 बचा, ये कब 4 ईयर में क्या हो रहा है हमारा कवर हो रहा है। अब हमें 8,000 बचा, वो कहाँ से कवर करेंगे, हम 8,000 हम करेंगे 5th ईयर में। तो 8,000 डिवाइड बाय कहाँ से कवर 32,000 आएगा आपको 0.25। तो आपको कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट आपकी पे बैक होगी, 4 साल तो यहाँ पे और 0.25 ये आपको 4.25 ईयर्स के बाद आपको 80,000 की जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको पे बैक होगी। हम दोबारा समझते हैं, हमने ईयर लिखे 6 साल के लिए है, हमने CFAT लिखा कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। हमें हमेशा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स ही लेके चलना है जब भी हम पे बैक मेथड कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कम्युलेटिव निकालेंगे, कम्युलेटिव निकालना आप सबको आता होगा क्योंकि हमने स्टैट में भी निकाला, जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तब उसी तरीके से आप इसमें कम्युलेटिव CFAT कैलकुलेट करोगे। 8,000 प्लस कर दो 20,000 आएगा 28,000,
28 जो आपका आंसर आ रहा है, आप दोबारा उसमें ऐड करोगे 14,000, नेक्स्ट टर्म उससे आएगा 42,000, 42,000 में ऐड करोगे 30,000 आएगा 72,000, 72,000 में ऐड करोगे 32,000 आएगा 1,04,000, एंड 1,04,000 में ऐड करोगे 45,000 आएगा 1,49,000। ठीक है, आपने अब देखो आपने इन्वेस्टमेंट कितने करी थी, 80,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की थी। 80,000 आप इसमें देखो कम्युनिटी में आपको कहाँ तक कवर हो रहा है, 80,000, 80,000 में से आपका 72,000 कवर हो रहा है कौन से ईयर में, 4th ईयर में। कितना बच गया, 8,000, 80,000 में से आप माइनस करोगे 72,000, बचेगा कितना, 8,000। अब 8,000 कहाँ से कवर करेंगे, 5th ईयर में कवर करेंगे। 5th ईयर में 8,000 आप लोगे CFAT, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, तो कौन सा है, 32,000 है, तो 8,000 डिवाइड बाय 32,000 कितना है, 0.25। ठीक है, अब 72,000 कहाँ तक कवर हो रहे थे, 4,000 तक, और जो 0.25 जो 8,000 कवर हो रहे हैं वो कहाँ से कवर हो रहे हैं, 0.25 में। तो 4 प्लस 0.25 को प्लस कर दो, आएगा 4.25। तो हमें कितने पे बैक कब मिलेगा, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का 4.25 ईयर्स के बाद हमें उसका पे बैक मिलेगा। तो ये हमारा है जब हमारा कैश फ्लो इक्वल जनरेट नहीं होता हर साल, और इक्वल जनरेट होता तो मैंने आपको समझाया था एक कि हमने इन्वेस्टमेंट मान लो हमने करी है 60,000 की, और हर साल मान लो जो हमें ये मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। ठीक है, हर साल आपको मिलता है 12,000। तो इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट एनुअल कैश फ्लो, इसको आप डिवाइड करोगे आएगा आपका 5 ईयर्स। तो आपको 5 ईयर्स बाद आपको क्या हो जाएगी, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी, पे बैक हो जाएगी। तो 5 ईयर्स बाद हो जाएगी। ठीक है, ये जब हो जब कैश फ्लो इक्वल जनरेट हो रहा, और ये जब है जब हमारा जो कैश फ्लो है वो इक्वल जनरेट नहीं हो रहा। एक डिसीजन क्राइटेरिया और देख लो इसका, उसके बाद आपका पे बैक कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट हो या क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट हो, सिंगल में या तो आएगा आपके पास एक्चुअल रेट या आएगा आपके पास टारगेट रेट। ठीक है, एक्चुअल में जो आपने एक्चुअल में निकाली है पीवी मेथड को कैलकुलेट करने के बाद, और टारगेट में जो आपने पहले सोची है इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो होती है टारगेट रेट। ठीक है, अगर आपकी टारगेट रेट ज़्यादा आ रही है, हाँ टारगेट रेट ज़्यादा आ रही है किससे, एक्चुअल से, तो आप क्या कर लोगे उसको एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आपकी टारगेट रेट कम आ रही है, एक्चुअल ज़्यादा आ रही है किससे, टारगेट से, तो आप ऐसा कर दोगे रिजेक्टेड। ठीक है, मल्टीपल में शॉर्टर जिस प्रोजेक्ट का सबसे शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, और जिसका लॉन्गर पे बैक पीरियड होगा उसको आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो दो तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, या तो हमारा एक सिंगल हो मतलब एक ही प्रोजेक्ट हो, या हमारा मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो। सिंगल में प्री डिटरमाइंड रेट गिवन होगी। अगर हमारा एक्चुअल और टारगेट दो तरह के रेट होंगे, हमारा टारगेट क्या है ज़्यादा आ रहा है किससे, एक्चुअल से, तो हम क्या कर देंगे उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हमारा एक्चुअल ज़्यादा आ रहा है हमारे टारगेट से, हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे।
क्योंकि हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि हमें इतने टाइम बाद हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। अगर वो हमें क्या मिलती है ज़्यादा मीन्स कम पे मिलती है, तो हमारी मीन्स क्या वो इन्वेस्टेबल नहीं है, यही चीज़ है इसमें। हाँ, तो हम क्या कर देंगे इसको रिजेक्ट। ठीक है, मल्टीपल में क्या है, जितना शॉर्टर टाइम पीरियड होगा ना आपका पे बैक का, दो आप प्रोजेक्ट कंपैरिजन कर दो, सबसे कम होगा पे बैक पीरियड का टाइम, आप उसको क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये क्या है डिसीजन क्राइटेरिया पे बैक मेथड में। ठीक है, पे बैक मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।